नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इंडिया टुडे सिसेरो का ओपिनियन पोल कहता है कि दिल्ली में बीजेपी को बहुमत मिलने वाला है। अगर अभी दिल्ली में चुनाव होते हैं तो पार्टी को करीब 40 सीटें मिल सकती है। मोदी की लहर का असर दिल्ली के चुनाव पर भी पड़ने वाला है, लेकिन 60 सीटों का सपना ही लग रहा है। 2013 के चुनाव में 4 सीटें चकमा दे गईं। बीजेपी की नैया किनारे लगते लगते डूब गई, लेकिन अब दिल्ली के सियासी दरिया में मौज का मिजाज बदल गया है। वो बीजेपी की नाव को महफूज तरीके से किनारा लगाती हुई दिख रही है। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसेरो का ओपिनियन पोल कहता है कि अगर अभी दिल्ली में लोकतंत्र की लड़ाई हुई तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। बीजेपी 34 से 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। आपको दूसरा नंबर मिलेगा, उसे 25 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को अभी कष्ट के दिन देखने होंगे। पिछले चुनाव में उसे 8 सीटें मिली थीं। इस बार वो महज 3 से 5 पर सिमट सकती है। अन्य के खाते में 2 सीटें जाएंगी। लोकसभा चुनाव में हम बहुत नीचे गए, हमें लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। और अगर लोकसभा चुनाव की 70 विधानसभा सीटों के रिजल्ट को देखें तो हम 10 सीट पे खड़े हुए थे। मई में हम 10 विधानसभा सीटों में जीते हैं लोकसभा चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 60 सीटों पे आम आदमी पार्टी 2 नंबर या तीसरे नंबर पे गई है। तो अगर वहां, क्योंकि बीच में सिर्फ विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव भी आया और वहां वोटर हमारे से नाराज हुए। उपलब्धि मान रहे हैं कि ये हमको तो लग रहा है कि हम बहुत तेजी से रिवाइव करी है आम आदमी पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी साख बहुत ज्यादा बढ़ाई है, ये कह करके जब हमारे उस समय नेता डॉक्टर हर्षवर्धन थे तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था जाकर के, जब उन्हें बुलाया गया सरकार बनाने के लिए लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते, हमारे पास गणित पूरा नहीं है, हम जोड़ तोड़ के सरकार बनाने के हक में नहीं है। 4273 लोगों के बीच कराए गए इस सर्वे में केजरीवाल अब भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन एक पार्टी के रूप में बीजेपी मजबूत हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद से मोदी और मजबूत हुए हैं। ये उन्हीं का कमाल है कि बिना मुख्यमंत्री का चेहरा उतारे बीजेपी दिल्ली वालों के दिल में उतर रही है। आज तक ब्यूरो। दिलचस्प है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में अब भी दिल्ली वालों की पहली पसंद है। दिल्ली की 37% जनता उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती है, बल्कि उन्हें दिल्ली के सभी मुख्यमंत्रियों से बेहतर माना जा रहा है। दिल्ली में मोदी की लहर तो चल रही है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती भी दिख रही है। कांटे की टक्कर में उसे बहुमत भी मिलता नजर आ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने अब भी अपना दबदबा बनाए रखा है। वो आज भी मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली वालों की पहली पसंद है। दिल्ली की 35% जनता की पहली पसंद केजरीवाल हैं। बीजेपी के हर्षवर्धन 19% लोगों की पसंद हैं, जबकि शीला 9% और अरविंदर सिंह लवली सिर्फ 8% लोगों की चाह है। लोकसभा चुनाव में हम बहुत नीचे गए, हमें लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। और अगर लोकसभा चुनाव की 70 विधानसभा सीटों के रिजल्ट को देखें तो हम 10 सीट पे खड़े हुए थे। मई में हम 10 विधानसभा सीटों में जीते हैं लोकसभा चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 60 सीटों पे आम आदमी पार्टी 2 नंबर या तीसरे नंबर पे गई है। तो अगर वहां, क्योंकि बीच में सिर्फ विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव भी आया और वहां वोटर हमारे से नाराज हुए। उपलब्धि मान रहे हैं कि ये हमको तो लग रहा है कि हम बहुत तेजी से रिवाइव करी है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री भी माने जा रहे हैं। 49 दिनों में ही उन्होंने अपने काम का डंका पीट दिया है। केजरीवाल को 37% लोग सबसे बेहतर मुख्यमंत्री मानते हैं, जबकि शीला 15 साल तक सत्ता संभालने के बावजूद महज 12% लोगों की पसंदीदा मुख्यमंत्री रहीं। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को तीसरा पायदान ही नसीब हुआ है। मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली वाले केजरीवाल को अब भी सबसे ज्यादा यूं ही नहीं चाहते। दरअसल भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ऊपर है और केजरीवाल भ्रष्टाचार का भूत भगाने वाले नेता माने जाते हैं। दिल्ली की 21% जनता भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा मानती है, जबकि महिला सुरक्षा को 17%, पानी को 15%, महंगाई को 12% और बिजली को 10% लोगों ने बड़ा मुद्दा माना है। बात साफ है कि लोकसभा चुनाव के बाद मोदी की लहर और तेज हुई है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल का किला अब भी बचा हुआ है। उसमें दरारें जरूर आई हैं, लेकिन उसे ढहाना इतना आसान नहीं है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए आरएसएस ने कमान संभाल ली है। हर जिले, हर विधानसभा में संघ अपने लोग तैनात कर चुका है। साथ ही अपनी टीम से बीजेपी के आउटगोइंग विधायकों के कामकाज का सर्वे भी कराया जा रहा है।
बीजेपी सांसदों के प्रचार का पखवाड़ा पूरा हो चुका है। अब संघ शक्ति दिल्ली के चुनाव मैदान में उतर आई है। लोकसभा चुनाव में जैसे संघ ने घर घर जाकर मोदी जी का मार्ग प्रशस्त किया था, वैसे ही दिल्ली के दंगल में बीजेपी को विजय दिलाने के लिए आरएसएस के सेवक हाजिर हुए हैं। उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में ये लोग सहयोग नहीं करते हैं। इन लोगों का काम होता है चुनाव प्रचार ढंग से चले, संगठन कार्य ढंग से चले, उसका निरीक्षण करना, और ये वो करेंगे। दिल्ली के चुनाव में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और गुजरात से प्रचारक और विस्तारक आए हैं। सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। टीम को काम पर लगा दिया गया है। ये लोग अपने अपने इलाके में पार्टी के लोगों से संपर्क में हैं और उनसे रिपोर्ट ले रहे हैं। दूसरे राज्यों से भी संघ के सेवक दिल्ली आने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बूथ लेवल मैनेजमेंट देखेंगे। हर विधानसभा की तैयारियों और योजनाओं पर इनकी सहमति जरूरी होगी। हर विधानसभा में एक विस्तारक है और ऊपर हर जिले में पूर्णकालिक प्रचारक तैनात कर दिए गए हैं। बीजेपी की अपनी रिपोर्ट है, अपने सर्वे हैं, लेकिन संघ को अपने सर्वे पर विश्वास है। आरएसएस की ओर से विधायकों की कार्यशैली पर जो रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है, उस टीम में बीजेपी के लोग शामिल नहीं हैं। इस काम के लिए संघ को गैर राजनीतिक लोगों पर ज्यादा भरोसा है। बड़ा राजनीतिक हित साधने के लिए संघ राजनीति को कुछ दिनों के लिए दरकिनार करता है। संघ की सक्रियता शर्तियां बीजेपी की जीत का रास्ता कहती है। हरियाणा हो या महाराष्ट्र, जहां जहां भी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है, उसकी जमीन आरएसएस ने तैयार की है। और अब दिल्ली फतेह के लिए भी आरएसएस का फॉर्मूला तैयार है। जाहिर है इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वालों को संघ की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा। कैमरामैन कुलवंत के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। चुनाव से पहले दिल्ली वालों का दिल जीतने के लिए बीजेपी ने घोषणाओं, योजनाओं, उद्घाटनों की झड़ी लगा दी है। पहले तो दिल्ली के लोगों को राहत दिलाने के लिए सरकार ने कुछ बिल पास कराए, अब उन्हें विकास की परियोजनाएं सौंपी जा रही है। जब मिशन 60 नामुमकिन सा दिखने लगा, जब तमाम सर्वे ये कहने लगे कि बहुमत तो मुमकिन है लेकिन 50 पर भी बड़ा सवाल है, तो बीजेपी ने विकास के साथ साथ विश्वास जीतने का दांव चला। दिल्ली वालों को यकीन दिलाने के लिए कुछ अहम बिल पास कराए गए। पहला, अवैध कॉलोनियों का कट ऑफ डेट 1 जून 2017 तक बढ़ाने का। दूसरा, तोड़फोड़ से 31 दिसंबर 2017 तक राहत का। तीसरा, ई रिक्शा पर मोटर व्हीकल्स एक्ट का। लेकिन इतना काफी नहीं था, सरकार ने परियोजनाओं का उद्घाटन भी शुरू कर दिया। सरिता विहार अंडरपास का उद्घाटन इसकी मिसाल है। सरिता विहार अंडरपास दिल्ली का सबसे लंबा अंडरपास होगा, जो ओखला बदरपुर आश्रम तक जाएगा। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। उस समय लागत 127 करोड़ थी, अब 260 करोड़। इस अंडरपास से लोग 9 किलोमीटर चलने से बच सकेंगे। इस उद्घाटन के साथ बीजेपी नेताओं ने ये संदेश भी दिया कि देश की सत्ता चलाने वालों के हाथ में दिल्ली की चाबी भी होनी चाहिए, ताकि यहाँ की दमक बरकरार रहे। केंद्र में और दिल्ली में दोनों जगह पे एक ही सरकार होना बहुत जरूरी है दिल्ली का विकास के लिए। तभी तेजी से विकास आगे बढ़ेगा, नहीं तो केंद्र सरकार अलग, प्रदेश सरकार अलग, म्युनिसिपल काउंसिल अलग, एनडीएमसी अलग, और अलग अलग जगह पे फिर फैल जाएगा। 1 महीने यहाँ, 2 महीने वहाँ, 3 महीने यहाँ, काम वहीं। चुनाव के करीब आते ही दिल्ली की तस्वीर ही बदल जाती है। रुके हुए काम चालू हो जाते हैं और नेता अपने जनता के बीच नजर आने लगते हैं। अंडरपास के अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन ने पुरानी दिल्ली के पीली कोठी इलाके में 4.25 करोड़ की लागत से टीबी चेस्ट क्लिनिक का उद्घाटन किया। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, दूसरे टीबी के स्पेशलिस्ट हैं, दूसरा जो स्टाफ है वो बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस नई बिल्डिंग में और ज़्यादा उत्साह के साथ वो टीबी के खिलाफ जंग को सफल बनाने में अपना प्रयास करेंगे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर कह रहे हैं कि ये चुनावी उद्घाटन नहीं है, बल्कि रूटीन है। ऐसी ही कई शिलान्यास और उद्घाटन अभी और होंगे। तैयारी का इन उद्घाटन से कोई लेना देना नहीं है। 2012 के अंदर जब हम दोबारा जीत कर आए थे और कुछ पार्षद नए थे, अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने पैसा दिया। कोई भी काम को पूरा होने में लगभग 18 महीने से 24 महीने लगते हैं, ये उसी का नतीजा है। अनऑथराइज कॉलोनीज को उदाहरण लीजिए। अनऑथराइज कॉलोनीज को लेके दिल्ली में शीला दीक्षित ने जो बेवकूफ़ बनाया लोगों को, वही बीजेपी भी बना रही है, और दिल्ली के लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं
कि ये नारियल फोड़ राजनीति जो है इससे कुछ भला नहीं होता है। अच्छा है कि इसी बहाने दिल्ली को कुछ मिल रहा है। इसके पीछे अच्छी मंशा भी हो सकती है, लेकिन चुनावी लालच से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस लालच से दिल्ली वालों को भी भला हो जाएगा तो बुरा नहीं। अंडरपास के उद्घाटन के मौके पर बीजेपी नेताओं ने जहां एक तरफ केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई, तो वहीं दूसरी तरफ जनता को ये मैसेज भी दिया कि अगर दिल्ली में और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार हुई तो विकास ज्यादा होगा। यानी मतलब साफ है, बीजेपी केंद्र सरकार के कामों को दिल्ली इलेक्शन में भुनाना चाहती है और जनता को भी ये मैसेज देना चाहती है कि अगर किसी और की सरकार बनी तो शायद दिल्ली में विकास की गति धीमी पड़ जाए। कैमरा पर्सन अजय कुमार सिन्हा के साथ रजत सिंह, दिल्ली, आज तक। चुनाव करीब आते हैं तो नेताओं को जनता की याद आती है। जिस इलाके से वो चुने जाते हैं वो इलाका भी याद आने लगता है, वहां की दिक्कतें दिखने लगती है। ये बड़ा ही सहज सा समीकरण है जो कि लोकतंत्र में सभी सियासी दलों ने अपने हिसाब से सिद्ध किया है। जामिया से कांग्रेस के विधायक रहे मोहम्मद आसिफ के आसपास लोगों का जमघट है। जनता बिजली के झटकों से परेशान है। उम्मीद है कि नेताजी परेशानी दूर करेंगे। नेताजी भी भली भांति जानते हैं कि चुनाव से पहले लोकतंत्र में कैसे लोक राग गाया जाता है, इसलिए जनता का गुस्सा उनका गुस्सा बन गया है। ये काम करते हो आप लोग, या तुम्हारे ठेकेदार करते हैं ये काम? जब मुझसे कह रहे हो, एमएलए कह रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर। मसला वोट का है, इसलिए मोहम्मद आसिफ ने बिजली कंपनियों के अधिकारियों को अपने दफ्तर में ही बुला लिया है और बरस पड़े हैं उन पर। तमाम सबूत है मेरे पास कि लोग 6-6 महीने से अप्लाई करते हैं और उनसे रिश्वतें मांगी जाती हैं, उनको कनेक्शन नहीं दिए जाते और उनके घरों पर वहीं से एड्रेस मुहैया कराए जाते हैं। इनको रेट डालने वाली टीम है जो बाहर से आती है कि इन लोगों ने अप्लाई करा है, अभी तक इनका मीटर हमने नहीं लगाया, मीटर लगाने से पहले इनके रेट डाल दो। फिर पता चला 2-2, 4-4 लाख रुपए का बिल आता है और फिर उसमें सेटलमेंट होता है। कहते हैं अच्छा आ जाइए सेटलमेंट कर लीजिए। अच्छा भाई हम 50 कर देंगे, 50 हमें दे दो तुम। मोहम्मद आसिफ ये भी जान चुके हैं कि पिछले चुनावों में कांग्रेस को जनता की नाराजगी का तमाचा इसलिए पड़ा क्योंकि बिजली कंपनियों ने बिल के नाम पर खूब मौज काटी, जनता की जेब कटी और उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया। देखिए यह खामियाजा तो कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। इसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं, उनका सुधार होना चाहिए था। किसी चीज का भी मकसद होता है, मकसद ये था कि अच्छी सप्लाई आएगी, चोरी कम की जाएगी, ईमानदारी से काम किया जाएगा, है ना, पॉलिटिकली इंटरफेरेंस कम होगा अगर प्राइवेट कंपनी आएंगी। पिछले चुनाव में मिली हार का भूत अब तक कांग्रेसियों के पीछे पड़ा है। लोकतंत्र में चुनाव के बाद जनता को तो परेशान रहना पड़ता ही है। नेता 4.25 साल मजा लूटने के बाद 2-3 महीने परेशान रहने की कोशिश करते हैं। ये वही परेशानी के दिन है। जनता से मिलना पड़ रहा है, उनकी मुश्किलें जाननी पड़ रही हैं। क्या ये छोटी परेशानी का सबब है? चुनाव के करीब आते ही नेताओं को जनता की समस्याएं दिखने भी लगी हैं और वो उनके प्रति जागरूक भी हो गए हैं, क्योंकि ये वही जनता है जो कि अगर परेशान रही तो नेताओं को इन चुनावों में मुंह की भी खानी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ श्वेता शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो अगर आज चुनाव होते हैं तो क्या होंगे परिणाम? इंडिया टुडे ग्रुप और सिसेरो का सर्वे क्या कहता है? आपको चलते चलते एक आंकड़े हम दिखा दें। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी को 39% वोट प्रतिशत मिल सकते हैं, आम आदमी पार्टी को 36% और कांग्रेस को 16%। अगर सीटों की बात करें तो बीजेपी को, आपको हम बता दें, 34 से 40 सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को 25 से 31 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस का बुरा हाल हो सकता है, 5 सीटों तक सिमट सकती है। 3 से 5 सीटें मिल सकती है कांग्रेस को।